योग सूत्र की गहराई में जाने से पहले एक पल रुकिए और अपने मन की स्थिति को देखिए। क्या आपका मन शांत है या फिर विचारों का तूफान चल रहा है? शायद आप इस मोमेंट में भी कई चीजों के बारे में सोच रहे होंगे। आज का काम, कल की मीटिंग या फिर कोई पुरानी बात जो अचानक याद आ गई है। ये बिल्कुल नेचुरल है और महर्षि पतंजलि ने हजारों साल पहले इसी समस्या को समझा था और योग सूत्र में इसका समाधान दिया था। आज हम इस प्राचीन ज्ञान की यात्रा करेंगे जो आपके मन की अशांति को समझने और उससे मुक्ति पाने का रास्ता दिखाता है। यह केवल शारीरिक आसनों की बात नहीं है, बल्कि मन की गहरी समझ की बात है। जब हम योग सुनते हैं तो अक्सर हमारे माइंड में फ्लेक्सिबल पोजेस और मेडिटेशन की इमेजेस आती हैं, लेकिन पतंजलि का योग इससे कहीं ज्यादा प्रोफाउंड है। पतंजलि योग सूत्र की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल से होती है। हमारा मन हमेशा क्यों बेचैन रहता है? क्यों हम कभी पूरी तरह से शांत नहीं हो पाते? यह समस्या केवल आज के डिजिटल युग की नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव का हिस्सा है। हजारों साल पहले भी लोग इसी मेंटल रेस्टलेसनेस से परेशान थे। कल्पना करिए कि आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। अगर पानी में लगातार पत्थर फेंके जाते रहेंगे तो सरफेस पर वेव्स बनती रहेंगी और आप अपना रिफ्लेक्शन क्लियरली नहीं देख पाएंगे। हमारा मन भी ऐसा ही है। थॉट्स के कंटिन्यूअस वेव्स के कारण हम अपने ट्रू नेचर को नहीं देख पाते। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मन तुरंत काम की चिंता, रिश्तों की समस्याओं या फिर भविष्य की योजनाओं में उलझ जाता है। ये निरंतर चलने वाली मेंटल एक्टिविटी ही हमारी मुख्य समस्या है। पतंजलि कहते हैं कि ये एजिटेटेड माइंड ही हमारे दुख का कारण है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है जिसे आप अपनी डेली लाइफ में इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जब आप ट्रैफिक जैम में फंसे होते हैं तो क्या होता है? सिचुएशन तो सेम है सभी के लिए, लेकिन कुछ लोग बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, कुछ म्यूजिक सुन के रिलैक्स करते हैं और कुछ इसे मेडिटेशन का टाइम बना लेते हैं। डिफरेंस क्या है? मेंटल अप्रोच का। यही पतंजलि समझाना चाहते हैं। इस समस्या को समझने के लिए पहले हमें योग की सही परिभाषा जाननी होगी। आमतौर पर लोग योग को फिजिकल एक्सरसाइज समझते हैं, लेकिन पतंजलि के अनुसार योग का मतलब है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध। यह डेफिनेशन बहुत ही प्रिसाइज है और इसमें योग का पूरा साइंस छुपा हुआ है। सरल भाषा में कहें तो योग का मतलब है अपने विचारों के साथ आइडेंटिफिकेशन तोड़ना। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। योग का मतलब ये नहीं है कि विचार आना बंद हो जाएं, बल्कि यह है कि हम अपने विचारों के साथ अपनी पहचान न बनाएं। यह अंडरस्टैंडिंग बहुत ही रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि हमारी पूरी कंडीशनिंग इसके ऑपोजिट है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही हमारे मन में विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारा असली स्वरूप उनसे अलग है। यही योग की मूल शिक्षा है। आकाश कभी नहीं कहता है कि मैं क्लाउडी हूं या मैं क्लियर हूं। वो सिंपली है और बादल उसमें आते जाते रहते हैं। अब बात करते हैं चित्त की कॉम्पोजिशन की। पतंजलि के अनुसार चित्त 3 मुख्य कंपोनेंट्स से मिलकर बना है। पहला है थॉट्स यानी विचार, दूसरा है मेमोरी यानी स्मृति और तीसरा है इंप्रेशंस यानी संस्कार। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक एनालिसिस है जो मॉडर्न साइकोलॉजी से हजारों साल पहले दी गई थी। विचार वे हैं जो अभी इस मोमेंट में आपके मन में चल रहे हैं। जैसे अभी आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं और साथ ही साथ कई और विचार भी आ जा रहे होंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये इंफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करें, या फिर कोई और रैंडम थॉट आ गया हो। ये नेचुरल प्रोसेस है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेमोरी यानी स्मृति में हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं। जब भी कोई सिचुएशन आती है तो हमारी मेमोरी उससे रिलेटेड पुराने एक्सपीरियंसेस को एक्टिवेट कर देती है। यही कारण है कि कभी-कभी कोई स्मेल या साउंड हमें अचानक चाइल्डहुड की याद दिला देता है, जैसे माँ के हाथ का खाना खाते समय बचपन की मेमोरीज आ जाना या कोई पर्टिकुलर सॉन्ग सुन के स्कूल के दिन याद आ जाना। तीसरा कंपोनेंट है इंप्रेशंस यानी संस्कार। ये वे डीप पैटर्न्स हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे होते हैं। ये हमारे रिएक्शंस और बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर बचपन में डरा हुआ था तो वो पैटर्न अडल्ट लाइफ में भी कंटिन्यू हो सकता है। ये संस्कार बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि ये अनकॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है
कि ये तीनों कंपोनेंट्स कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट करते रहते हैं। एक करंट थॉट कोई मेमोरी ट्रिगर कर सकता है, जो फिर कोई इंप्रेशन एक्टिवेट कर देती है, जो फिर न्यू थॉट्स क्रिएट करती है। ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है जो हमारे मेंटल स्टेट को कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस करती रहती है। अब आते हैं 5 प्रकार की वृत्तियों पर। पतंजलि कहते हैं कि हमारे मन में जो भी मेंटल मूवमेंट्स होती हैं वे 5 कैटेगरीज में बांटी जा सकती हैं। ये क्लासिफिकेशन बहुत ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वे इन्हीं कैटेगरीज में फिट होते हैं। पहली है प्रमाण, यानी राइट नॉलेज। जब हमें किसी चीज का सही ज्ञान होता है तो ये एक प्रकार की मेंटल एक्टिविटी है। जैसे आप जानते हैं कि फायर गर्म होती है, ये प्रमाण है। या फिर आप जानते हैं कि 2 + 2 4 होते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इन्फरेंस या रिलायबल सोर्सेज से मिला हुआ नॉलेज हो सकता है। दूसरी है विपर्यय, यानी रॉन्ग नॉलेज या मिसकंसेप्शन। जब हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत होती है तो ये भी एक प्रकार की मेंटल एक्टिविटी है। जैसे अंधेरे में रोप को स्नेक समझना या फिर कोई ऑप्टिकल इल्यूजन। ये बहुत कॉमन है और हमारी डेली लाइफ में अक्सर होता रहता है। कभी कभी हम किसी पर्सन के इंटेंशंस को गलत समझ लेते हैं या किसी सिचुएशन को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। तीसरी है विकल्प, यानी इमेजिनेशन या फैंटेसी। जब हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कोई फिक्शनल स्टोरी या फ्यूचर की कल्पना, ये क्रिएटिविटी का सोर्स भी है और एंटरटेनमेंट का भी। जब आप कोई मूवी देखते हैं या नॉवल पढ़ते हैं तो आप विकल्प में एंगेज्ड होते हैं। चौथी है निद्रा, यानी स्लीप स्टेट। ये भी एक प्रकार की मेंटल एक्टिविटी है, क्योंकि स्लीप में भी माइंड एक्टिव रहता है, सिर्फ कॉन्शियसनेस का लेवल अलग होता है। ड्रीम्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि पतंजलि स्लीप को भी एक मेंटल मॉडिफिकेशन मानते हैं, क्योंकि जब आप वेकअप करते हैं तो आप रिमेंबर करते हैं कि आप सोए थे। पांचवी है स्मृति, यानी मेमोरी। जब हम पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करते हैं तो ये भी एक मेंटल मूवमेंट है। ये बहुत पावरफुल वृत्ति है, क्योंकि ये हमारे प्रेजेंट मोमेंट के एक्सपीरियंस को हेविली इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पतंजलि कहते हैं कि ये सभी वृत्तियां 2 प्रकार की हो सकती हैं, क्लिष्ट या अक्लिष्ट। क्लिष्ट का मतलब है जो पेन या सफरिंग लाती हैं, और अक्लिष्ट का मतलब है जो पीसफुल है। ये बहुत प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन है। सेम टाइप की वृत्ति कभी डिस्टर्बिंग हो सकती है और कभी पीसफुल। उदाहरण के लिए मेमोरी को लीजिए। अगर आप किसी प्लेजेंट मोमेंट को रिमेंबर करते हैं तो वो अक्लिष्ट है, लेकिन अगर आप किसी पेनफुल इंसिडेंट को रिपीटेडली रिकॉल करते हैं तो वो क्लिष्ट हो जाती है। सेम मेंटल फंक्शन, डिफरेंट क्वालिटी। समस्या ये नहीं है कि ये मेंटल मूवमेंट्स होती हैं, समस्या ये है कि हम इनके साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं। जब कोई एंग्री थॉट आता है तो हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं। जब कोई सैड थॉट आता है तो हम कहते हैं मैं उदास हूं। ये आइडेंटिफिकेशन ही हमारी मेन प्रॉब्लम है, लेकिन रियलिटी ये है कि आप वो थॉट नहीं हैं, आप वो हैं जो उस थॉट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बहुत सटल लेकिन लाइफ चेंजिंग अंडरस्टैंडिंग है। जैसे आप अपने हाथ को देख सकते हैं और जानते हैं कि आप हाथ नहीं हैं, वैसे ही आप अपने थॉट्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करिए। अभी इस मोमेंट में अपने मन में आने वाले विचारों को देखिए। क्या आप नोटिस कर सकते हैं कि एक पार्ट ऑफ यू है जो इन थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहा है? वो ऑब्जर्वर आपका रियल नेचर है, थॉट्स नहीं। ये एक्सरसाइज इनिशियली चैलेंजिंग लग सकती है, लेकिन प्रैक्टिस से ये क्लियर हो जाता है। जब हम थॉट्स के साथ आइडेंटिफिकेशन तोड़ देते हैं तो एक अमेजिंग थिंग होती है। थॉट्स अपनी पावर खो देते हैं। वे आते जाते रहते हैं लेकिन हमें डिस्टर्ब नहीं करते। यही योग की स्टेट है। ये फ्रीडम की स्टेट है जहां आप अपने मेंटल पैटर्न्स के स्लेव नहीं रहते। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? जब आप स्ट्रेस्ड फील करें तो एक स्टेप बैक लेकर ऑब्जर्व करिए कि कौन से थॉट्स आ रहे हैं।
उनके साथ आइडेंटिफाई ना होकर उन्हें क्लाउड्स की तरह देखिए जो आकाश में आ जा रहे हैं। ये इमीडिएटली आपको रिलीफ देता है क्योंकि आप रियलाइज करते हैं कि आप उन थॉट्स से बिगर हैं। ये प्रैक्टिस इनिशियली डिफिकल्ट लग सकती है क्योंकि हमारी पूरी कंडीशनिंग थॉट्स के साथ आइडेंटिफिकेशन की है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि हम अपने थॉट्स हैं, अपनी इमोशंस हैं, लेकिन धीरे धीरे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ये नेचुरल हो जाता है। ये एक स्किल है जो डेवलप होती है। पतंजलि का ये विजडम आज के टाइम में और भी रेलेवेंट है। सोशल मीडिया, न्यूज़ और कांस्टेंट इंफॉर्मेशन ओवरलोड के कारण हमारा माइंड पहले से कहीं ज़्यादा एजिटेटेड है। लेकिन सॉल्यूशन वही है जो हजारों साल पहले था, थॉट्स के साथ आइडेंटिफिकेशन तोड़ना। जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं और कोई पोस्ट आपको अपसेट कर देती है, तो ऑब्जर्व करिए कि क्या हो रहा है। एक थॉट आई, एक इमोशन ट्रिगर हुई और आपने उसके साथ आइडेंटिफाई कर लिया। अगर आप स्टेप बैक लेकर देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि ये सिर्फ मेंटल एक्टिविटी है। याद रखिए, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वो कॉन्शियसनेस हैं जो थॉट्स को एक्सपीरियंस करती है। ये अंडरस्टैंडिंग ही आपको ट्रू फ्रीडम दे सकती है। योग सूत्रा का ये कोर मैसेज आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये केवल थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल साइंस है जिसे आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जीना शुरू करते हैं तो लाइफ में एक नेचुरल फ्लो आ जाता है। प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आपका इनर पीस डिस्टर्ब नहीं होता। यही योग का अल्टीमेट गोल है, एक ऐसी स्टेट जहां आप सेंटर्ड रहते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। योग दर्शन में मन की शिक्षा एक गहरी और व्यापक प्रक्रिया है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र हमें बताते हैं कि मन को प्रशिक्षित करना केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक पद्धति है जो हमारे जीवन को पूर्णता से बदल सकती है। आज के समय में जब हमारा मन लगातार भटकता रहता है, तब पतंजलि के ये सूत्र हमारे लिए एक मार्गदर्शक बन जाते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने अंदर की शांति और स्पष्टता तक ले जाती है। पतंजलि कहते हैं कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, यानी मन की तरंगों को शांत करना ही योग है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। कभी अतीत की यादों में खो जाता है, कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। ये मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं लगता। जैसे समुद्र की लहरें लगातार आती जाती रहती हैं, वैसे ही हमारे मन में विचारों की लहरें चलती रहती हैं। इस अशांत मन को प्रशिक्षित करने के लिए पतंजलि ने दो मुख्य सिद्धांत दिए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है निरंतर और दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। ये केवल कुछ दिनों का काम नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। जैसे एक संगीतकार रोज अपने वाद्य यंत्र का अभ्यास करता है, वैसे ही हमें अपने मन का अभ्यास करना होता है। एक माली जिस तरह रोज अपने बगीचे की देखभाल करता है, पानी देता है, खरपतवार निकालता है, तब जाकर फूल खिलते हैं। ठीक उसी तरह मन की बागवानी भी धैर्य और निरंतरता मांगती है। यह अभ्यास धैर्य मांगता है, समर्पण मांगता है। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ दिन मेडिटेशन करने से मन शांत हो जाएगा, लेकिन ये एक लंबी यात्रा है। जैसे कोई भी कला सीखने में समय लगता है, वैसे ही मन को संयमित करना भी एक कला है जो धीरे धीरे विकसित होती है। वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया से भाग जाएं या अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें। वैराग्य का मतलब ये है कि हम अपने कामों को पूरी तन्मयता से करें, लेकिन परिणाम की चिंता न करें। ये एक बहुत ही सूक्ष्म भावना है। जैसे एक कलाकार अपनी कला में पूरी तरह डूब जाता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे या उसे कितनी तारीफ मिलेगी। जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ाव रखते हैं, तो हमारा मन उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वैराग्य हमें इस बंधन से मुक्त करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे पूरी शक्ति से काम करें, लेकिन मन को शांत रखें। अभ्यास और वैराग्य के बिना मन की शिक्षा असंभव है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अभ्यास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है और वैराग्य हमें पीछे खींचने वाली चीजों से मुक्त करता है।
जैसे एक पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंखों की जरूरत होती है, वैसे ही मन की शिक्षा के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों आवश्यक हैं। यदि केवल अभ्यास हो और वैराग्य न हो तो हम परिणाम की चिंता में फंस जाते हैं, और यदि केवल वैराग्य हो और अभ्यास न हो तो हम आलसी बन जाते हैं। इसलिए दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है कि अटेंशन एक स्किल है जो जन्म से नहीं मिलती। बच्चे का मन बहुत भटकता है, लेकिन धीरे धीरे वो फोकस करना सीखता है। ये एक प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। जैसे हम जिम में जाकर अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, वैसे ही हम अपने मन की अटेंशन को भी मजबूत बना सकते हैं। आजकल की न्यूरोसाइंस की रिसर्च भी ये कंफर्म करती है कि जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, उनके ब्रेन के कुछ हिस्से फिजिकली बदल जाते हैं। उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत हो जाता है, जो कंसंट्रेशन और इमोशनल कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। पतंजलि का अष्टांग योग इसी कॉग्निटिव ट्रेनिंग का एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। ये 8 चरणों का एक मार्ग है जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को ट्रांसफॉर्म करता है। ये कोई जल्दबाजी का रास्ता नहीं है, बल्कि एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हमारे मन को स्टेप बाय स्टेप प्रशिक्षित करते हैं। हर चरण अगले चरण की नींव तैयार करता है। जैसे एक इमारत बनाने में पहले फाउंडेशन डालते हैं, फिर दीवारें खड़ी करते हैं, फिर छत डालते हैं, वैसे ही ये 8 चरण एक सिस्टमैटिक बिल्डिंग प्रोसेस हैं। यम और नियम को हम एथिक्स कह सकते हैं। ये हमारे मेंटल हाइजीन के लिए बहुत जरूरी हैं। जब हमारे विचार और कर्म साफ होते हैं तो हमारा मन भी साफ रहता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं तो वहां रहना अच्छा लगता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हमारे बाहरी व्यवहार को संयमित करते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हमारे अंदरूनी अनुशासन को बढ़ाते हैं। ये सब मिलकर हमारे जीवन में एक हार्मनी पैदा करते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो हिंसा और असत्य हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। जब हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं या झूठ बोलते हैं तो हमारा अवचेतन मन परेशान हो जाता है। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट हमारी मेंटल पीस को बिगाड़ देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पानी में कंकड़ फेंकने से लहरें पैदा होती हैं। हमारे गलत कर्म भी हमारे मन में ऐसी ही तरंगे पैदा करते हैं। इसके विपरीत जब हम सच्चाई और अहिंसा का पालन करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब हम सही काम करते हैं तो अंदर से अच्छा लगता है और गलत काम करने पर बुरा लगता है। शुचिता यानी पवित्रता केवल बाहरी सफाई नहीं है, ये हमारे विचारों की सफाई भी है। जब हमारे विचार साफ होते हैं तो हमारा मन भी साफ रहता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे साफ कांच से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। संतोष हमें मेंटल अलाइनमेंट देता है। जब हम जो कुछ भी हमारे पास है उससे खुश रहते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। ये एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। आजकल की कंज्यूमर कल्चर में हमें लगातार ये फीलिंग होती है कि हमारे पास कुछ कम है, कुछ और चाहिए। संतोष इस एंडलेस वांटिंग से मुक्ति दिलाता है। आसन और प्राणायाम शारीरिक अभ्यास लगते हैं, लेकिन ये दरअसल मन के प्रशिक्षण के टूल्स हैं। हमारा शरीर मन का एक इंस्ट्रूमेंट है। जब शरीर स्थिर और स्वस्थ होता है तो मन भी स्थिर होता है। ये कनेक्शन बहुत गहरा है। जब हम परेशान होते हैं तो शरीर में टेंशन आ जाती है, और जब शरीर में टेंशन होती है तो मन भी परेशान हो जाता है। आसन का अभ्यास हमारे नर्वस सिस्टम को स्टेबल बनाता है। जब हम एक आसन में स्थिर बैठते हैं तो हमारा मन भी स्थिर होना सीखता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। प्राणायाम सांस का नियंत्रण है। सांस और मन के बीच गहरा संबंध है। ये कनेक्शन इतना डायरेक्ट है कि हम इसे तुरंत ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो सांस तेज हो जाती है, और जब शांत होते हैं तो सांस धीमी हो जाती है।
प्राणायाम के द्वारा हम अपनी सांस को कंट्रोल करके अपने नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। मॉडर्न साइंस भी इस बात को कंफर्म करती है कि रेगुलर प्राणायाम प्रैक्टिस से ब्रेन के इमोशनल प्रोसेसिंग एरियाज में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ना। आज के डिजिटल एज में हमारी इंद्रियां लगातार बाहरी स्टिम्युलेशन में व्यस्त रहती हैं। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, ये सब हमारे मन को बाहर की ओर खींचते रहते हैं। ये एक कांस्टेंट बम्बार्डमेंट है। हमारा मन कभी रेस्ट नहीं कर पाता। प्रत्याहार हमें सिखाता है कि कैसे अपनी अटेंशन को अंदर की ओर मोड़ें। ये एक बहुत जरूरी स्किल है। जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर कर लेता है, वैसे ही हम अपनी इंद्रियों को बाहरी डिस्ट्रैक्शन से हटाकर अंदर फोकस कर सकते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 चरण कंसंट्रेशन के अलग अलग लेवल्स हैं। धारणा में हम अपने मन को एक जगह फोकस करते हैं। ये शुरुआती स्टेज है जहां हमें एफर्ट करना पड़ता है। ध्यान में ये फोकस एफर्टलेस हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले हमें साइकिल चलाना सीखना पड़ता है, लेकिन बाद में ये ऑटोमेटिक हो जाता है। और समाधि में ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच का भेद मिट जाता है। ये एक बहुत ही गहरी स्टेट है जहां सब कुछ एक हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया एक सिस्टमैटिक कॉग्निटिव ट्रेनिंग है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी इस बात को कंफर्म करता है कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर को बदल देती हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी बढ़ती है, जो अटेंशन और इमोशनल रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है। साथ ही एमिगडाला का साइज कम हो जाता है, जो फियर और एंजाइटी के लिए जिम्मेदार है। ये सब साइंटिफिक एविडेंस हैं कि ये एंशिएंट प्रैक्टिसेस एक्चुअली काम करती हैं। पतंजलि के योग सूत्र हमें बताते हैं कि मन की शिक्षा एक होलिस्टिक प्रोसेस है। ये केवल मेडिटेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पूरे जीवन को कवर करती है। हमारे एथिक्स, हमारा फिजिकल हेल्थ, हमारी ब्रीदिंग, हमारी कंसंट्रेशन, सब कुछ मिलके हमारे मन को प्रशिक्षित करते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट को टच करती है। जब हम इस पूरे सिस्टम को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कितनी साइंटिफिकली डिजाइन्ड प्रोसेस है। हर स्टेप का अपना लॉजिक है, अपना पर्पस है। ये कोई रैंडम कलेक्शन ऑफ प्रैक्टिसेस नहीं है, बल्कि ये केयरफुली क्राफ्टेड सिस्टम है जो हमारे मन को सिस्टमैटिकली ट्रेन करती है। आज के स्ट्रेसफुल जीवन में ये एंशिएंट विजडम बहुत रेलेवेंट है। जब हम इन प्रिंसिपल्स को अपने डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हमारा मन शांत और फोकस्ड हो जाता है। ये एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हर दिन, हर मोमेंट हमें अपने मन को ट्रेन करने का मौका मिलता है। ये प्रोसेस नेवर एंडिंग है, लेकिन हर छोटा स्टेप हमें पीस और क्लैरिटी के करीब ले जाता है। यही है पतंजलि की मन की शिक्षा का सार। धैर्य, अभ्यास और समर्पण के साथ अपने अंदर की शांति को खोजना। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमारे मन की गहराइयों में ले जाएगी। पतंजलि के योग सूत्र, जो हजारों साल पुराने हैं, आज भी हमारे मन को समझने और उसे प्रशिक्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका देते हैं। ये केवल शारीरिक योग की बात नहीं है, बल्कि मन की एक गहरी साधना है जो हमारे जीवन में शांति और स्पष्टता लाती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी अब इन प्राचीन सिद्धांतों की पुष्टि कर रहा है, जो दिखाता है कि ये टेक्निक्स वास्तव में हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्याहार की। ये शब्द सुनने में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। प्रत्याहार का अर्थ है अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से वापस खींच लेना। आज के समय में हम लगातार सेंसरी ओवरलोड में रहते हैं। हर वक्त कुछ ना कुछ देखना, सुनना, महसूस करना। मोबाइल की आवाजें, ट्रैफिक का शोर, लगातार आने वाली नोटिफिकेशंस, हमारा मन कभी शांत नहीं रह पाता। ये सेंसरी ओवरलोड आज के डिजिटल युग में और भी गंभीर हो गया है। सुबह उठते ही हम अपने फोन को चेक करते हैं, दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं और रात को भी स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। हमारी इंद्रियां लगातार स्टिमुलेशन में रहती हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जैसे हमारे माइंड की वॉल्यूम नॉब हमेशा मैक्सिमम पर लगी हो।
इससे एंजाइटी बढ़ती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है और हम अपने इनर पीस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। प्रत्याहार हमें इस सेंसरी ओवरलोड से मुक्ति दिलाता है। ये कोई भागना नहीं है दुनिया से, बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस है। जैसे कछुआ अपने अंगों को खोल में वापस ले लेता है, वैसे ही हम अपनी इंद्रियों को बाहरी विकर्षणों से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ते हैं। ये पहला कदम है मन की असली शांति की तरफ। इस प्रोसेस में धीरे धीरे हमारी सेंसिटिविटी बढ़ती है। जब हम बाहरी नॉइज को कम करते हैं तो हमें अपनी सांस की आवाज सुनाई देती है, हार्ट बीट महसूस होती है और बॉडी की सटल सेंसेशंस का पता चलता है। ये एक बहुत ही पीसफुल और ग्राउंडिंग एक्सपीरियंस होता है। मॉडर्न रिसर्च भी दिखाता है कि जब हम सेंसरी विड्रॉल प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स मॉडरेट हो जाता है और ओवरऑल वेलबीइंग इंप्रूव होती है। जब हम प्रत्याहार में महारत हासिल कर लेते हैं तब शुरू होती है एक और गहरी यात्रा। ये यात्रा 3 चरणों में बटी है: धारणा, ध्यान और समाधि। ये तीनों मिलकर एक प्रोग्रेशन बनाते हैं जो हमें फोकस से कॉन्टिन्यूटी और फिर कंप्लीट ऑब्जॉर्प्शन तक ले जाता है। ये एक नेचुरल फ्लो है, जैसे नदी का पानी पहले छोटी धाराओं में बहता है, फिर एक बड़ी नदी बनता है और अंत में समुद्र में मिल जाता है। धारणा का मतलब है एकाग्रता। ये वो अवस्था है जहां हम अपने मन को किसी एक चीज पर केंद्रित करते हैं। ये कोई भी हो सकता है, सांस, कोई मंत्र या कोई विशेष बिंदु। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि हमारा मन लगातार भटकता रहता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बंदर को एक जगह बिठाने की कोशिश करना। मन यहां से वहां जंप करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से हम इस एकाग्रता को बनाए रख सकते हैं। ये प्रोसेस कुछ मसल बिल्डिंग की तरह है। जैसे जिम में हम वेट्स लिफ्ट करके अपनी मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं, वैसे ही कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस से हमारी मेंटल मसल स्ट्रांग होती हैं। शुरुआत में हम सिर्फ कुछ सेकंड्स तक फोकस कर पाते हैं, फिर मिनट्स तक, और धीरे धीरे ये नेचुरल हो जाता है। जब धारणा में स्थिरता आ जाती है तब वो ध्यान बन जाती है। ध्यान में हमारा फोकस कंटिन्यूअस हो जाता है। ये ऐसा है जैसे तेल की धार लगातार गिर रही हो, कोई इंटरप्शन नहीं, कोई ब्रेक नहीं। मन पूरी तरह से उस एक चीज में अब्सॉर्ब्ड हो जाता है। यहाँ एफर्ट कम हो जाती है और नेचुरल फ्लो शुरू हो जाता है। ये वो स्टेज है जहां मेडिटेशन एफर्टलेस हो जाता है। इस स्टेज में एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमारा रिलेशनशिप अपने थॉट्स के साथ बदल जाता है। पहले हम थॉट्स से स्ट्रगल करते थे, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, लेकिन ध्यान में हम थॉट्स को क्लाउड्स की तरह देखते हैं जो स्काई में आते जाते रहते हैं। हम वो स्काई बन जाते हैं जो पीसफुल और अनचेंजिंग है। ये एक बहुत ही लिबरेटिंग फीलिंग है। और जब ये ध्यान और भी गहरा हो जाता है तब समाधि की अवस्था आती है। समाधि के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। लोग सोचते हैं कि ये कोई मिस्टिकल ट्रांस है, कोई अलौकिक अवस्था है, लेकिन सच्चाई ये है कि समाधि एक बिल्कुल नेचुरल स्टेट है। ये थॉट फ्री परसेप्शन है। ये कोई अनकॉन्शियस स्टेट नहीं है, बल्कि सुपर कॉन्शियस स्टेट है जहां अवेयरनेस मैक्सिमम होती है लेकिन मेंटल चैटर मिनिमम होती है। समाधि को हम आज के समय के फ्लो स्टेट के दार्शनिक मॉडल के रूप में समझ सकते हैं। जब कोई एथलीट अपने खेल में पूरी तरह डूब जाता है, जब कोई आर्टिस्ट अपनी कला में खो जाता है, जब कोई म्यूजिशियन अपने संगीत में विलीन हो जाता है, ये सब समाधि के ही रूप हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे फ्लो स्टेट कहते हैं, जहां टाइम की सेंस खो जाती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस डिसअपीयर हो जाती है और प्योर परफॉर्मेंस होती है। इसमें कोई जादू नहीं है, बल्कि ये प्योर अवेयरनेस की अवस्था है जहां थॉट्स की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। ये वो स्टेट है जहां डूअर, डूइंग और डन के बीच का सेपरेशन मिट जाता है। ये एकता की अनुभूति है जहां हम अपने एक्शंस के साथ पूरी तरह मर्ज हो जाते हैं। रीसेंट न्यूरोसाइंस रिसर्च भी दिखाता है कि फ्लो स्टेट्स में ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और डिफरेंट नेटवर्क्स बेटर सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं। इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है हमारा अहंकार, जिसे पतंजलि अस्मिता कहते हैं। ये एक कॉग्निटिव एरर है, एक बुनियादी गलतफहमी। हम सोचते हैं कि हम ऑब्जर्वर हैं और बाकी सब कुछ ऑब्जर्व्ड है।
हम कहते हैं मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन ये मैं देख रहा हूं कि गड़बड़ी ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ये सेपरेशन एक इल्यूजन है जो हमारी सफरिंग का मेन सोर्स है। जब हम डीपली इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि ये मैं कहाँ है। जब हम देखते हैं तो सिर्फ देखना होता है, जब हम सुनते हैं तो सिर्फ सुनना होता है। ये सेपरेट मैं कहीं नहीं मिलता। ये एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, एक स्टोरी है जो हमारा माइंड बनाता है। सच्चाई ये है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड का भ्रम ही हमारे दुख का कारण है। जब हम गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है। ये सेपरेशन एक इल्यूजन है। जब ये इल्यूजन टूट जाता है तब असली फ्रीडम मिलती है। ये एक प्रोफाउंड रियलाइजेशन है जो पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती है। लेकिन ये अहंकार अकेला नहीं आता। इसके साथ आते हैं 5 क्लेश जो मन की रूट प्रॉब्लम्स हैं। ये 5 क्लेश एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को रीइंफोर्स करते रहते हैं। इन्हें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही हमारी सारी मेंटल सफरिंग के सोर्स हैं। पहला है अविद्या यानी अज्ञान। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है बल्कि रियलिटी को न समझना है। हम टेम्पररी को परमानेंट समझते हैं, दुख को सुख समझते हैं। हम सोचते हैं कि एक्सटर्नल थिंग्स से हमें लास्टिंग हैप्पीनेस मिलेगी। ये फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम इम्परमानेंट चीजों में परमानेंट सिक्योरिटी ढूंढते रहते हैं जो इम्पॉसिबल है। दूसरा क्लेश है अस्मिता यानी अहंकार, जिसके बारे में हमने अभी डिटेल में बात की। ये ईगो आइडेंटिफिकेशन है जो हमें अपने ट्रू नेचर से डिस्कनेक्ट कर देती है। तीसरा है राग यानी आसक्ति। हम चीजों से, लोगों से, एक्सपीरियंसेस से चिपक जाते हैं। ये अटैचमेंट हमारे फ्रीडम को लिमिट कर देती है। हम सोचते हैं कि हमारी हैप्पीनेस इन एक्सटर्नल थिंग्स पर डिपेंड करती है। चौथा है द्वेष यानी अवर्जन। जो हमें पसंद नहीं उससे हम भागते रहते हैं। ये भी एक तरह की अटैचमेंट ही है, नेगेटिव अटैचमेंट। हम उन चीजों से बचने में अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं जो हमें अनकंफर्टेबल लगती हैं। ये रेजिस्टेंस हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती रहती है। और 5वां है अभिनिवेश यानी मृत्यु भय, जो सबसे गहरा डर है। ये सिर्फ डेथ का फियर नहीं है बल्कि एंडिंग का, लॉस का, चेंज का फियर है। ये फियर हमारे सभी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। हम सिक्योरिटी की तलाश में अपनी लाइफ को लिमिट कर लेते हैं। ये 5 क्लेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अज्ञान से अहंकार पैदा होता है, अहंकार से आसक्ति और द्वेष, और इन सब के नीचे छुपा होता है मृत्यु का भय। ये एक चेन रिएक्शन है जो हमारे मन को लगातार परेशान करती रहती है। ये एक विशियस साइकिल है जो तब तक चलती रहती है जब तक हम इसे कॉन्शियसली ब्रेक नहीं करते। इन क्लेशों को समझना और इनसे मुक्त होना ही योग का असली उद्देश्य है। ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ये एक लंबी धैर्य की मांग करने वाली साधना है। लेकिन जब हम इस पाथ पर चलते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन क्लियर होता जाता है, हमारी परसेप्शन शार्प होती जाती है और हमें लाइफ की रियलिटी दिखाई देने लगती है। ये जर्नी एक ग्रेजुअल अवेकनिंग है। पहले हम अपने पैटर्न्स को नोटिस करना सीखते हैं, फिर उन पैटर्न्स के साथ अपनी रिलेशनशिप चेंज करते हैं। धीरे धीरे हमारी रिएक्टिविटी कम होती जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। हम अपने इमोशंस और थॉट्स के स्लेव नहीं रहते बल्कि उनके कॉन्शियस विटनेस बन जाते हैं। प्रत्याहार से शुरू होकर समाधि तक की ये यात्रा हमें दिखाती है कि मन की शांति कोई डिस्टेंट गोल नहीं है, ये हमारे अंदर ही मौजूद है। बस हमें उन लेयर्स को हटाना है जो इसे ढके हुए हैं। जब हम सेंसरी ओवरलोड से मुक्त होते हैं, जब हम अपने अहंकार की गलतफहमी को समझते हैं, जब हम क्लेशों को पहचानते हैं, तब हमारा असली स्वरूप प्रकट होता है। ये जर्नी इजी नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। हर दिन थोड़ा सा अभ्यास,
थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ा सा पेशेंस, और धीरे धीरे हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं जहां मन पूरी तरह शांत और क्लियर है। यही है पतंजलि के योग सूत्र का असली गिफ्ट, एक प्रैक्टिकल रोड मैप जो हमें अपने मन के मास्टर बनने में मदद करता है। ये एंशिएंट विजडम आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी हजारों साल पहले थी, और मॉडर्न साइंस भी इसकी इफेक्टिवनेस को कंफर्म कर रहा है। पतंजलि के योग सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये कोई साधारण योग की किताब नहीं है, ये मन के प्रशिक्षण की गहरी गाइड है। जब आप इस ग्रंथ को पहली बार पढ़ते हैं तो शायद ये थोड़ा कठिन लगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसकी गहराई में जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जीवन जीने का एक नया तरीका है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि पतंजलि दुख को कैसे देखते हैं। उनके अनुसार दुख पाप नहीं है, ये कोई नैतिक समस्या नहीं है जिसके लिए हमें अपराध बोध महसूस करना चाहिए, बल्कि दुख कंडीशनिंग का परिणाम है, यानी हमारे मन की वो अवस्था जो समय के साथ बनी है। जैसे एक नदी अपना रास्ता बनाती है, वैसे ही हमारे विचार भी एक पैटर्न बनाते हैं, और यही पैटर्न हमारे दुख का कारण बनता है। ये पर्सपेक्टिव कितना रेवोल्यूशनरी है सोचिए। हमारी पूरी सोसाइटी हमें सिखाती है कि अगर हम दुखी हैं तो ये हमारी गलती है। हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, हम फेलियर हैं, लेकिन पतंजलि कहते हैं रुको, ये सब गलत है। तुम्हारा दुख तुम्हारी कोई पर्सनल फीलिंग नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे मन की कंडीशनिंग है। ये बात कितनी राहत देने वाली है ना, कि हमारी परेशानियां हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि सिर्फ हमारे मन की कंडीशनिंग है। जैसे एक कंप्यूटर में बग्स होते हैं, वैसे ही हमारे मन में भी कुछ पैटर्न्स हैं जो ठीक से काम नहीं कर रहे। इसका मतलब ये भी है कि जैसे कंप्यूटर के बग्स को फिक्स किया जा सकता है, वैसे ही हमारे मन के पैटर्न्स को भी बदला जा सकता है। अब बात करते हैं कर्म की। आमतौर पर हम कर्म को अच्छे बुरे कामों के रूप में समझते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कोई बुरा काम किया है तो हमें सजा मिलेगी, और अगर अच्छा काम किया है तो रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन पतंजलि के लिए कर्म का मतलब बिल्कुल अलग है। उनके लिए कर्म का मतलब है हैबिट पैटर्न। ये वे मेंटल इम्प्रिंट्स हैं जो हमारे मन पर छप जाते हैं। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो वो हमारे मन में एक गहरी लकीर बना देता है, और रेपिटेशन से पर्सनैलिटी बनती है। सोचिए, जब आप रोज सुबह उठकर पहले फोन चेक करते हैं तो ये एक हैबिट बन जाती है। पहले दिन आपने कॉन्शियसली डिसाइड किया था कि फोन देखना है, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे, चौथे, पांचवें दिन के बाद ये ऑटोमेटिक हो गया। अब आपको सोचना भी नहीं पड़ता, आप बिना किसी कॉन्शियस डिसीजन के फोन उठा लेते हैं। फिर ये हैबिट आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। आप वो इंसान बन जाते हैं जो हमेशा फोन पर बिजी रहता है। यही है कर्म का असली मतलब, वे पैटर्न्स जो हमारी आइडेंटिटी बनाते हैं। और ये सिर्फ छोटी हैबिट्स के साथ नहीं होता, ये हमारे इमोशंस के साथ भी होता है। अगर आप बार बार एंग्री होते हैं तो एंगर आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। अगर आप बार बार वरी करते हैं तो आप एक वरियर बन जाते हैं। हमारे सारे रिएक्शंस, हमारे सारे रिस्पॉन्सेस, ये सब रेपिटेशन से बनते हैं। तो फिर फ्रीडम कैसे मिलती है? पतंजलि कहते हैं कि फ्रीडम डीकंडीशनिंग से आती है। ये नए विचार जोड़ना नहीं है, ये पुराने पैटर्न्स तोड़ना है। जैसे एक स्कल्प्टर पत्थर से मूर्ति बनाता है, वो कुछ जोड़ता नहीं बल्कि अनावश्यक हिस्सों को हटाता है। वैसे ही हमें भी अपने मन से उन पैटर्न्स को हटाना है जो हमें बांधे रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट कितना ब्यूटीफुल है। हमें लगता है कि हमें कुछ नया सीखना है, कुछ नया जोड़ना है, लेकिन पतंजलि कहते हैं कि तुम ऑलरेडी परफेक्ट हो, बस तुम्हारे ऊपर कंडीशनिंग की लेयर्स चढ़ गई हैं। उन लेयर्स को हटा दो, तुम्हारा असली स्वरूप दिख जाएगा। ये प्रोसेस आसान नहीं है, इसमें धैर्य चाहिए, समझ चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न्स बहुत डीप रूटेड होते हैं। कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि हम कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, हम ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते रहते हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं, जब हम अपने पैटर्न्स को देखना शुरू करते हैं, तो स्लोली चेंज आना शुरू हो जाता है। और जब ये होता है
तो एक अद्भुत अनुभव होता है। मन में एक शांति आती है, एक स्पष्टता आती है। अब आते हैं कैवल्य पर। यह शब्द सुनने में थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सुंदर है। कैवल्य का अर्थ है कॉग्निटिव लिबरेशन, यानी मन की पूर्ण मुक्ति। यह वो अवस्था है जहां प्योर अवेयरनेस विदाउट नॉइज होती है। जैसे एक साफ झील में आप तल तक देख सकते हैं, वैसे ही क्लियर माइंड में आप अपने असली स्वरूप को देख सकते हैं। कैवल्य में पहुंचने का मतलब है कि आप अपने थॉट्स के ऑब्जर्वर बन जाते हैं। आप उनमें फंसते नहीं, बल्कि उन्हें देखते रहते हैं। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आसमान वैसा ही रहता है। आप वो आसमान बन जाते हैं, थॉट्स वो बादल हैं। बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं होते। ये स्टेट अचीव करना कोई जोक नहीं है, इसके लिए इयर्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन जब ये होता है तो लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आप सेम सिचुएशंस में होते हैं, सेम पीपल के साथ होते हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। अब दिलचस्प बात यह है कि पतंजलि के ये विचार मॉडर्न साइकोलॉजी से कितने मिलते हैं। आज के साइकोलॉजिस्ट्स भी अटेंशन कंट्रोल की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जहां हमारा अटेंशन जाता है, वहीं हमारी रियलिटी बनती है। यही बात पतंजलि हजारों साल पहले कह चुके थे। वे कहते थे कि मन वहीं जाता है जहां हमारी अवेयरनेस होती है। हैबिट लूप्स की कॉन्सेप्ट भी यही है। मॉडर्न साइंस बताता है कि हमारे हैबिट्स कैसे बनते हैं। क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। पहले कोई ट्रिगर होता है, फिर हम कोई एक्शन करते हैं, फिर हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है, और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। पतंजलि भी यही कहते हैं कि रेपिटिशन से पैटर्न्स बनते हैं। वे इसे संस्कार कहते थे। ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात करें तो ये भी कैवल्य से मिलती है। मॉडर्न साइकोलॉजी में ऑब्जर्वर इफेक्ट का मतलब है कि जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो वे बदलने लगते हैं। सिर्फ वॉचिंग से ही चेंज आ जाता है। यही पतंजलि कहते थे कि साक्षी भाव से देखो, बदलाव अपने आप आ जाएगा। मेटाकॉग्निशन यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ये भी पतंजलि की टीचिंग्स का कोर है। वे कहते हैं कि हमें अपने मन को समझना होगा, उसके पैटर्न्स को पहचानना होगा, हमें अपने थॉट्स के बारे में थिंक करना होगा। ये एग्जैक्टली वही है जो मॉडर्न कॉग्निटिव थेरेपी में होता है। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है। योग सूत्र कोई आसान किताब नहीं है। ये कोई कंफर्ट नहीं देती, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं देती, सिर्फ डिसिप्लिन मांगती है। ये कहती है कि अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो मेहनत करनी होगी। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई गुरु आकर आपको एनलाइटन नहीं कर देगा, आपको खुद काम करना होगा। ये अप्रोच आज के जमाने में बहुत अनपॉपुलर है। आज के जमाने में हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो गए हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी मिले, आसानी से मिले। हम चाहते हैं कि कोई हमें बताए कि ये करो वो करो और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पतंजलि कहते हैं कि नहीं, ये काम पेशेंस से होगा, डिसिप्लिन से होगा, डेली प्रैक्टिस से होगा। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। पतंजलि योग नहीं सिखाता, वह मन को प्रशिक्षित करना सिखाता है। जब हम योग की बात करते हैं तो हमारे मन में आसन आते हैं, प्राणायाम आता है। हमें लगता है कि योग मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेस, लेकिन पतंजलि के लिए ये सब सिर्फ टूल्स हैं। असली काम है मन का ट्रेनिंग। वे कहते हैं कि मन अशांत होता है क्योंकि वो अनट्रेन्ड है। बाहरी दुनिया में कोई समस्या नहीं है, समस्या है हमारे अंदर, हमारे अनट्रेन्ड माइंड में। जैसे एक वाइल्ड हॉर्स को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, वैसे ही अनट्रेन्ड माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लेकिन जैसे एक ट्रेन्ड हॉर्स बहुत ग्रेसफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है, वैसे ही ट्रेन्ड माइंड भी। हमें लगता है कि दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, सोसाइटी में प्रॉब्लम है, और ये सब सच भी है। लेकिन पतंजलि कहते हैं कि असली प्रॉब्लम तुम्हारे मन में है। अगर तुम्हारा मन ट्रेन्ड है तो तुम इन सब प्रॉब्लम्स के साथ भी पीसफुली रह सकते हो। लेकिन जब माइंड ट्रेन्ड हो जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। वही सिचुएशंस जो पहले परेशान करती थी अब शांति से हैंडल हो जाती हैं। वही लोग जो इरिटेट करते थे अब नॉर्मल लगते हैं, क्योंकि अब आपका रिएक्शन पैटर्न बदल गया है। आप सेम स्टिमुलस के लिए डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं। ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि आपके रिएक्शंस चेंज हो रहे हैं। पहले जो चीजें आपको बहुत अपसेट करती थी अब वे आपको थोड़ा कम अपसेट करती हैं। स्लोली ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है और अंत में
सबसे इंपॉर्टेंट बात, पतंजलि का लक्ष्य है स्पष्टता। हैप्पीनेस नहीं, पीस नहीं, बल्कि क्लैरिटी। वे कहते हैं कि अगर आपका मन क्लियर है तो पीस अपने आप आ जाएगी। पीस एक साइड इफेक्ट है, गोल नहीं। ये इनसाइट कितनी प्रोफाउंड है। आज हम सब पीस के पीछे भागते रहते हैं। हम मेडिटेशन करते हैं पीस के लिए, हम योगा करते हैं पीस के लिए, हम वेकेशन जाते हैं पीस के लिए। लेकिन पतंजलि कहते हैं कि पीस को डायरेक्टली चेज मत करो, क्लैरिटी को चेज करो। जब माइंड क्लियर होगा तो पीस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्लैरिटी का मतलब है कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई नॉइज नहीं है। आप सिचुएशंस को जैसे वे हैं वैसे देख सकते हैं। आप पीपल को जैसे वे हैं वैसे देख सकते हैं। आप अपने आप को जैसे आप हैं वैसे देख सकते हैं। ये ग्रंथ आस्था नहीं मांगता, ये अनुशासन मांगता है। ये कहता है कि बिलीव मत करो, प्रैक्टिस करो, एक्सपीरियंस करो, अपने लिए देखो कि ये काम करता है या नहीं। पतंजलि कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई थियरी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें एक मेथड दे रहा हूं। इस मेथड को ट्राई करो और देखो कि क्या होता है। यही है पतंजलि के योग सूत्र का असली मैसेज। ये कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल मैनुअल है, माइंड ट्रेनिंग की मैनुअल। और जब हम इसे सीरियसली प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हम उस क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हैं जहां सब कुछ साफ दिखता है, सब कुछ शांत लगता है। और ये जर्नी इजी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ये वर्थवाइल है, क्योंकि अंत में हमें वो मिलता है जो हम सच में चाहते थे, एक क्लियर, पीसफुल, फ्री माइंड।